नमस्कार दोस्तों, एक जमाने की बात है जब लाहौर को हिंदुस्तान का दरवाजा कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं अखंड भारत की, यानी कि वर्ष 1947 के भारत विभाजन से पहले की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लाहौर को हिंदुस्तान का दरवाजा क्यों कहा जाता था। तो वह इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट और अरब से जो भी यात्री हिंदुस्तान की तरफ आते थे, उनको पहले दिल्ली तक पहुंचने के लिए लाहौर से गुजरना पड़ता था। जिस लाहौर की हम आज बात कर रहे हैं, वह वर्तमान में पाकिस्तान में है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सन 1947 से पहले लाहौर शहर की ज़्यादातर आबादी हिंदू और सिख हुआ करती थी। किंतु ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इसके बावजूद ये शहर पाकिस्तान में कैसे चले गया। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम वीडियो में विस्तृत विवरण के साथ चर्चा करेंगे और आप तक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में बने रहें। ये जो आप सब और बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, यह आज का वर्तमान लाहौर है, जो हिंदुस्तान में ना होकर आज पाकिस्तान में है। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक वहां की जनसंख्या का विवरण इस प्रकार था। वर्तमान में लाहौर शहर की कुल आबादी का 94.7% आबादी मुस्लिम की है और मात्र 0.2% आबादी हिंदुओं की है, जो ना के बराबर है। लाहौर पाकिस्तान का एक मुख्य शहर बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान की कुल आय का लगभग 12% हिस्सा अकेले इस शहर से आता है। इसके अलावा कुल इकोनॉमी में भी 19% का योगदान इस शहर से ही आता है। इन सब के बावजूद हम एक बात बेहद जोर देकर कहेंगे कि पार्टीशन के वक्त लाहौर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हिस्सा बनने वाला था। ऐसी बात न सिर्फ हम हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले भी काफ़ी लोग इस बात को मानते होंगे। जिस वक्त अंग्रेजी सल्तनत का हिंदुस्तान में समाप्ति का वर्ष चल रहा था और साथ ही साथ बंटवारे की कभी ना खत्म होने वाली लकीरें खींची जा रही थी, उसी समय इन लकीरों को खींचते समय कुछ ऐसी गलती हो गई कि जो लाहौर हिंदुस्तान में आना चाहिए था, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। दरअसल आज से 77 वर्ष पूर्व जब सरहदों का निर्धारण हो रहा था, उस समय एक सैद्धांतिक प्रवृत्ति यह अपनाई गई कि आबादी के अनुसार जिन शहरों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, वह हिस्से पाकिस्तान की सरहद में चले गए और जिन शहरों में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, उनका हिंदुस्तान में समागम कर दिया गया। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि प्रॉपर्टी का स्वामित्व किस रिलीजन के पास ज्यादा है। लाहौर की 1941 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार वहां पर 40% नॉन मुस्लिम लोग रहते थे और 80% प्रॉपर्टी ओनरशिप, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बिजनेस, औद्योगिक केंद्र और हॉस्पिटल इत्यादि पर भी नॉन मुस्लिम की ही हिस्सेदारी थी। उदाहरण के तौर पर वहां का श्री गंगाराम अस्पताल, गुलाब देवी अस्पताल, जानकी देवी अस्पताल, दयाल सिंह कॉलेज इत्यादि इत्यादि, जिनको हिंदू ही चलाते थे। और साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाहौर की इकोनॉमी में नॉन मुस्लिम का बहुत ज्यादा प्रभाव था। इसके अलावा लाहौर महाराणा रणजीत सिंह जी के समय में उनके राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आगे अगर हम यहाँ की सांस्कृतिक विरासतों की बात करें तो यहाँ पर महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर, भैरव मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, डेरा साहिब गुरुद्वारा, जैन श्वेतांबर मंदिर आदि आदि थे। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में संस्कृति और हिंदी की पांडुलिपियों आज भी सुरक्षित रखी गई है। अब एक सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन लाहौर में थी और प्रॉपर्टी ओनरशिप का फैक्टर भी हिंदुओं के खेमे में था, तो फिर आखिर लाहौर पाकिस्तान में कैसे चले गया। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान की सरहदों का निर्धारण हो रहा था और बंटवारे की लकीरें खींची जा रही थी, उसी समय ब्रिटेन से एक शख्स को बुलाया गया था जिसका नाम था रेडक्लिफ। उन्हें यह आदेश दिए गए थे कि वह भारत और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटे। लेकिन एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली बात थी कि रेडक्लिफ कभी भी भारत नहीं आए थे और इसी वजह से उन्हें भारत के ना तो कल्चर के बारे में पता था और ना ही रहन सहन और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में। रेडक्लिफ के नेतृत्व में एक रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया और इसी कमीशन ने बंटवारे की बॉर्डर लाइन खींची, जिसे इतिहास में रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी क्षमता से विभिन्न आंकड़ों के आधार पर शहरों को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया। लाहौर शहर का फैसला रेडक्लिफ ले चुके थे, उसके आगे ऐतिहासिक फैसले का वो दिन यानी 12 अगस्त 1947 आता है, जहां से धार्मिक उन्माद की गतिविधियां अपने चरम पर थी। बंटवारे की आग लाहौर में भी फैल चुकी थी और एक धार्मिक उन्माद इस शहर में फैल चुका था, जहां हर तरफ लाश ही लाश बिछी हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी अंग्रेज ने लाहौर के भारत में शामिल होने की अफवाह फैला दी थी और इसी के विरोध में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजकर फौज भेजने को कहा गया था। अपने टेलीग्राम में माउंटबेटन को लिखा गया था कि लाहौर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कत्लेआम करते समय कहीं पुलिस वालों को भी देखा गया है। इसके अलावा बड़े मुस्लिम लीडर लियाकत अली ने भी ऐसे नारे फैला दिए थे, जिससे धार्मिक उन्माद और ज्यादा फैल गया। ऐतिहासिक पहलुओं पर अगर हम नज़र डालेंगे तो हम कह सकते हैं कि लाहौर शहर में कत्लेआम की वजह रेडक्लिफ ही थे।
उनके ऑफिस से ही यह इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी कि लाहौर पहले भारत के हिस्से में आने वाला है। इतने बड़े कत्लेआम के बाद लाहौर शहर को भारत में मिलाने के फैसले को गुपचुप तरीके से बदलना पड़ा। ऐसा भी सुनने में आता था कि रेडक्लिफ का एक एसोसिएट पाकिस्तान को कोई भी बड़ा शहर ना देने से खुश नहीं था, और जब लाहौर शहर भी पाकिस्तान के हाथ से जाने लगा तो उसने ये खबर लियाकत अली को दी थी। कहते हैं कि पाकिस्तान को कोई बड़ा शहर ना मिलता देख रेडक्लिफ ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए लाहौर को पाकिस्तान में मिला दिया। इसके साथ ही साथ पंजाब के 2 और बड़े शहर फिरोजपुर और गुरदासपुर को भी पाकिस्तान में मिला दिया था। वह तो आखिरी समय में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके तहत इन दोनों शहरों को बदलकर हिंदुस्तान में शामिल किया गया। बंटवारे के वक्त सेनाओं को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको भी समय रहते सुलझा लिया गया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लाहौर को भारत में ना मिलाकर पाकिस्तान में मिलाने का जो गलत निर्णय लिया गया, उसका मुख्य आधार रेडक्लिफ की अदूरदर्शिता थी, जिसने एक गलत मानचित्र को उत्पन्न कर दिया। है ना जानकारी बेहद महत्वपूर्ण। इसके बारे में आप में से बहुत ने अभी तक नहीं सुना होगा। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और आगे बनने वाले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करेंगे, जो इससे भी ज़्यादा रोचक होंगी। कृपया हमें अपने कमेंट्स के द्वारा विचार जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसा हमारा निवेदन है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।